बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन हाज़िर है। आप सब जानते हैं कि हम हर आए दिन किसी न किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होते हैं। आज का टॉपिक है बवासीर। बवासीर को हम हेमोराइड्स भी कहते हैं और बाज़ औक़ात पाइल्स भी बवासीर को ही कहा जाता है। बवासीर कम्युनिटी के अंदर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बवासीर को हम आज कोशिश करेंगे कि तफसील के साथ बयान करें। आप लोगों के साथ गुजारिश यही है कि आप गौर के साथ जुड़े रहें, गौर के साथ सुनते रहें और उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूअर्स मुस्तफ़ीज़ होंगे। बवासीर बुनियादी तौर पे जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं, बड़ी आंत जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से एक कैनाल होता है जिस कैनाल को हम रेक्टम कहते हैं। ऑलमोस्ट कोई 12 से 13 सेंटीमीटर ये कैनाल लंबा होता है। बड़ी आंत से जैसे ही ख़त्म होती है वहाँ से ये स्टार्ट होता है, 12 से 13 सेंटीमीटर होता है, जाके ये एनस के साथ मीन्स के जहाँ से पाखाना पास होता है स्पेंटर के साथ, स्पेंटर तो बाहर की साइड होता है, एनस के साथ वो अटैच होता है। उस कैनाल को हम रेक्टम कहते हैं और निचला जहाँ से पाखाना पास होता है हम उसको एनस कहते हैं। राइट नाउ, अब बवासीर होता क्या है? बुनियादी तौर पे स्किन के अंदर जो एनस या रेक्टम के अंदर जो स्किन होती है इसके अंदर ऑब्वियसली आप लोगों को मालूम है कि रगों का पूरा बॉडी के अंदर जाल बिछा होता है और नर्व्स का, शरियानों का बाल बिछा होता है। तो ज़ाहिर है नीचे तक ब्लड की सप्लाई जो उन्हीं रगों के थ्रू हो रही होती है। जब भी उस कैनाल पे रेक्टम के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है, मुसलसल प्रेशर जब डेवलप होता है, कोई एक दो दिन या एक दो हफ्ते में नहीं होता, मोस्टली महीनों के बाद या बाज़ औक़ात सालों के बाद प्रेशर डेवलप कॉन्स्टेंटली अगर मुसलसल होता रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रेक्टम कैनाल है मुसलसल उस प्रेशर की भी मैं वजूहत अभी बयान करूँगा, मुसलसल वो डिप्रेस होता रहता है, प्रेस होता रहता है। उस प्रेशर की वजह से, प्रेशर एक डेवलप होता रहता है, प्रेशर की वजह से क्या होता है, टिश्यूज़ जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। उस टिश्यूज़ की कमज़ोरी की वजह से वेंस के ऊपर जो, जिस तरह मैंने कहा, शरियानों के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है मुसलसल, उसकी वजह से उनमें भी कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलन शुरू हो जाती है, मीन्स के सोजिश होना शुरू हो जाती है। उस सोजिश की बुनियाद पे बिल्कुल इंटरनल जो हिस्सा होता है रेक्टम का वो भी सूज जाता है। ठीक है जी, आसान उर्दू में करके बता रहा हूँ ताकि तमाम व्यूअर्स को मेरी बात इजीली समझ आ सके। तो जब स्वेलन हो जाती है, बाज़ औक़ात वो जो शरियान है सूज के स्वेलन होके उसका जो मुंह है वो भी फट जाता है, रफ्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड रसना शुरू हो जाती है। उसका भी मैं तफसील से बताऊंगा किस टाइम आप लोगों को फील होता है कि नहीं ब्लड आ रही है और वो क्या वाकई इंटेस्टाइन से या कोई मैदे से तो नहीं ब्लड आ रही। ठीक है जी, बट पहले हम समझेंगे कि बवासीर होता क्या है। जब उन शरियानों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर के नतीजे में जो शरियान है वो सूज जाती हैं, स्वेलन का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह रफ्चर होना शुरू हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि रफ्चर हो जाए, बज़ औक़ात वैसे ही स्वेलन सोजिश रहना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, फिर जब हम रेक्टम कैनाल से नीचे आते हैं तो एनस आता है, मीन्स के जहाँ से पाखाना निकलता है, पाखाने निकलने का जो होलो होता है, तो वहाँ जब वो शरियानें आती हैं, वो प्रेशर जो है बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामला होते हैं कि ऊपर प्रेशर कम आता है और नीचे प्रेशर ज़्यादा आता है कॉन्स्टेंटली। तो नीचे जो शरियानें होती हैं बाज़ औक़ात उस प्रेशर के नतीजे में वो भी सूजन का शिकार हो जाती हैं, स्वेलन का शिकार हो जाती हैं। अब जो ऊपर प्रेशर आया रेक्टम में, जो बड़ी आंत से, जिस तरह मैंने बताया कि जो प्रेशर आया, अगर वहाँ स्वेलन हो जाए, वहाँ कोई शरियान फट जाए, रफ्चर हो जाए, उसका क्लाट जमना शुरू हो जाए, लम्प
बनना शुरू हो जाए, इट मीन्स के इसका मतलब ये कि अंदरूनी बवासीर है। ठीक है जी, अगर लोअर पार्ट ऑफ जहाँ से स्टूल का विड्रॉल हो जाता है, जिस तरह मैंने एनएस बताया, उसके अंदर से कोई शरेयान सूज जाए या अपना रफ्चर हो जाए या उसका मुंह जो है ना वो बनना शुरू हो जाए और क्लॉट जमना शुरू हो जाए, उसके बाद वो क्लॉट बाद का प्रेशर से फट जाता है, जिसके से ब्लीडिंग भी होती है, खून भी रसता है वहाँ से। तो अगर निचले हिस्से पे वो सलन होती है शरेयानों की, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बवासीर, मीन्स के बैरूनी बवासीर। क्यों कि बवासीर के दो इकसाम होते हैं, एक अंदरूनी, दूसरा बैरूनी, इंटरनल हेमोराइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोराइड्स। ठीक है जी। सो अब बाज़ात इंटरनल और एक्सटर्नल पे मुसलसल इतना प्रेशर रहता है कि वो जो शरियाने हैं, जो रगे हैं, ठीक है जी, जो नर्व्स हैं, वो एनस से मीन के पाखाने की जगह से बाहर आके लटकना शुरू हो जाती हैं। मोस्टली 2 से 3 होती हैं, बट अगर जो सफ़रर होता है, जिसको लाहक होता है ये प्रॉब्लम, अगर वो अंदर से अपनी फिंगर घुमाएगा तो उसको फील होता है कि छोटे, लाइक जिस तरह ग्रेप्स अंगूर का छोटा दाना होता है ना, नरम सा, उसको इस तरह के 2-3 दाने महसूस होते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोलैप्स, मीन्स के लटक जाना, शरियानों का लटक जाना, लटक जाती हैं। ये सीवियर कंडीशन होती है जब क्रॉनिक हो जाए। पहले मरहले में इंटरनल, एक्सटर्नल एंड जब बहुत ही क्रॉनिक हो जाए तो फिर प्रोलैप्स हो जाता है। वैसे तो प्रोलैप्स बहुत सारे उसमें ऑर्गन्स में होता है, औरतों में बहुत यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाता है। तो ये किसी और टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तफसीली। सो इस टाइम हमारा टॉपिक ये, सो कम टू द पॉइंट। ठीक है जी। सो बवासीर इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर प्रोलैप्स। अब जब अंदरूनी होता है तो उसमें जो मरीज होता है उसको ख़ास पता नहीं चलता, जस्ट उसमें इचिंग होती है, हल्की सी अंदर खारिश होती है उसको महसूस, ठीक है, उसके साथ उसको सोजिश या हल्का सा लाइट सा कभी कभार पेन महसूस होता है। या बाजू का जब वो वॉशरूम जाता है, वाइप आउट करता है, मीन्स के जब पखाने से फारुग होता है वॉशरूम से, जब वो वॉश करता है तो उसके वॉशिंग के बाद क्या होता है, 2-3 ड्रॉप्स हो या टिश्यू अगर इस्तेमाल करा है तो टिश्यू के साथ ब्लड, टिश्यू पेपर के साथ ब्लड लगी हुई होती है, ताज़ा ब्लड होती है वो। ठीक है जी। तो वहाँ से वो अज्यूम कर रहा होता है कि शायद मुझे बवासीर है, क्योंकि बवासीर कॉमन है, ऑलमोस्ट लोगों के सबकॉन्शियस में यही होता है कि बवासीर है। अब वो उसको ये तो नहीं मालूम हो सकता कि अंदरूनी है बैरूनी है। ऑब्वियसली कुछ लोग तो लंबा इसको खींचते हैं, चलाते रहते हैं, अपने टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं, मॉलिश के पास नहीं जाते। सो बाज़ औक़ात बवासीर खुद भी सही हो जाता है, मगर वो भी मैं बताऊंगा किस तरह सही होता है। ठीक है जी। अदरवाइज नहीं तो फिर आपको अपने मॉलिज के पास, आप जिससे भी दवाई लेते हैं, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे सर्जन हो, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है। फिर वो मुआयना करता है। मुआयना जो एक्सटर्नल बवासीर है वो तो ग्लोव्स वगैरह पहन के मरीज को लिटा के आराम से फिंगर, अगर वो अंदर थोड़ी सी फिंगर टच करेगा तो उसको रोल अप करेगा तो उसको महसूस हो जाता है। मोस्टली मतलब ज़्यादातर महसूस हो जाता है, डायग्नोस हो जाता है कि नहीं इसको एक्सटर्नल बवासीर है। फिर मरीज़ भी बता रहा होता है कि मुझे पेन होता है। क्यों कि जब वेंस के ऊपर प्रेशर होता है, स्वेलिंग होती है, तो अल्टीमेटली एनस के अंदर भी स्वेलिंग हो जाती है। प्रोलैप्स में तो एनस भी रेड, स्वेलिंग के साथ रेडनेस भी हो जाती है, पाखाने की जगह पे सोजिश भी हो जाती है और सुर्ख भी होना शुरू हो जाता है। फिर जो लम्प्स होते हैं, जो शरियानों के, जो जिसको हम आसान उर्दू में कहें कि जो उनके गुच्छे होते हैं नीचे, जो जिस तरह अंगूर की तरह जो लटक रहे होते हैं, तो जो उनका आखिरी पॉइंट होता है उसमें भी पेन होता है, क्योंकि क्लॉट जम जाता है। अगर क्लॉट जम जाता है तो जैसे ही सफ़रर या जिसको तकलीफ हो बैठता है तो उसको बैठने में भी दर्द होता है।
तो एक्सटर्नल तो डायग्नोस हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है। इंटरनल का प्रॉब्लम होता है, तो एक्सटर्नल तो मालिश, जिस तरह मैंने कहा कि उसको तशखीस करना आसान होता है, एग्जामिन करना आसान होता है। मेन मसला होता है इंटरनल, अंदरूनी बवासीर को मालिश को तशखीस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर क्या करता है वो, डिजिटल एग्जामिनेशन करता है। डिजिटल एग्जामिनेशन में प्रोसेस ये होता है कि मरीज़ को लिटा के और मरीज़ के अंदर रेक्टम तक डिवाइस डालते हैं। डिवाइस, हम उसको एनोस्कोपी कहते हैं इस प्रोसीजर को। उस डिवाइस के थ्रू विजुअल्स ले रहा होता है, उसकी तस्वीर देख रहा होता है या वीडियो देख रहा होता है कि अंदर कहाँ कहाँ सोजिश है, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ है। ठीक है जी। देन फिर वो अपने कंक्लूजन में लिखता है कि इसको अंदरूनी बवासीर है या बैरूनी बवासीर है या प्रोलेप्स है। सो ये तो हो गया डायग्नोस और बवासीर होता क्या है। अब बवासीर किन लोगों को होता है, बवासीर किन लोगों को होने के चांसेस होते हैं। अक्सर एक सोच पाई जाती है माशरे के अंदर, शायद जो गर्म चीज़ें खाते हैं, स्पाइसी वगैरह चीज़ें खाते हैं, गर्म मसाला जात खाते हैं, शायद उनको बवासीर होता है। मेरे कभी स्टडी में ऐसा कोई पैरा नहीं गुजरा जिससे मालूम हो कि हाँ वाकई स्पाइसी फूड इससे या ज़्यादा मसालेदार या चटपटे चीज़ों से कोई बवासीर हो रहा हो। नहीं सर जी, अलबत्ता उन लोगों को बवासीर होता है, ख़ास करके नंबर 1 वो औरतें जो हामला औरतें होती हैं प्रेगनेंसी की वजह से। क्यों कि 6, 7, 8 महीने का जब बच्चा यूट्रस में होता है, बच्चेदानी में होता है, तो ओबियसली उसका एक वेट होता है। उस वेट की वजह से वेन्स के ऊपर, शरियानों के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है। और वो प्रेशर आपको मालूम है कि 3 महीने के बाद, हम 3 महीने तक चलो प्रेशर को हम काउंट नहीं करते, फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हम प्रेशर नहीं काउंट करते। 3 महीने के बाद चूँकि 9 महीने बच्चा माँ के पेट में रहता है, अनलेस अंटिल कोई प्रीमेच्योर बेबी ना हो, अदरवाइज नॉर्मल बच्चा जो 9 महीने तक रहता है, फिर 6 महीने तक प्रेशर चलते रहता है। मुसलसल प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो रेक्टम होता है, पखाने की जगह जो होती है, वहाँ वहाँ शरियाने टिश्यूज कमज़ोर होना पड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर शरियाने सोजिश हो जाती है, सोजिश के नतीजे में फिर वही बवासीर होना शुरू हो जाता है। ये हो गया प्रेग्नेंट हमला औरतों में। दूसरा, वो लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं, मोटापे की वजह से भी प्रेशर मुसलसल रहता है, ये ज़्यादा वनरेबल होते हैं लोग, उसकी वजह से भी पखाने की जगह पे प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से भी बवासीर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरा, वो लोग जो ज़्यादा सिटिंग करते हैं, लाइक जिस तरह मैं बैठा हूँ, अगर किसी की ऑफिस जॉब है, वो 6 घंटे तक 9 to 5 PM, ज़्यादा बीच में 1 घंटा उसको सिर्फ अगर लंच ब्रेक वगैरह है तो क्या हो गया, 4 घंटे पहले बैठा है, 5 घंटे बाद में बैठा है, 7, 8 घंटे अगर मुसलसल आप बैठे रहेंगे तो भी प्रेशर डेवलप होता है। फिर चौथा, वो पर्सन जिसकी स्टैंड अप वाली जॉब हो, खड़े होने की नौकरी हो या खड़े होने का कोई काम हो। जिस तरह मिसाल हम ले लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस मैन है, आपको मालूम है कि हम अक्सर देखते हैं कि सुबह को अगर हम जॉब पे जा रहे होते हैं या दोपहर को अगर वापसी में आ रहे होते हैं, तो वही ट्रैफिक मैन हमें नज़र आता है। 8, 8 घंटे, 12, 12 घंटे खड़ा होना, उस खड़े होने से भी एनएस पे, रेक्टम पे प्रेशर डेवलप होता है। उसके नतीजे में मुसलसल अगर प्रेशर होगा, जिस तरह मैंने पहले बताया, टिश्यूज कमज़ोर होंगे, इसके नतीजे में नसों की सोजिश होना शुरू हो जाएगी और बवासीर होने के 100% चांसेस होते हैं। पांचवा, वो लोग होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, मुसलसल कब्ज का शिकार होते हैं। क्यों कि जब कब्ज होगा तो ओबियसली वो वॉशरूम में जाते हैं, आधा घंटा बैठे रहते हैं और प्रेशर दे रहे होते हैं, किसी न किसी सूरत में जो है ना, स्टूल जो है वो बाहर आ जाए। उस प्रेशर के नतीजे में, फिर कब्ज के नतीजे में भी मुसलसल कब्ज रहेगी तो आंतों के अंदर क्या होता है, कमजोरी पड़ना शुरू हो जाती है।
ठीक है जी। सो ये तो थे अपना इसके कुछ लोगों को वैसे भी आदत होती है जाके कमोड पे एक एक घंटा बैठे रहते हैं, कब्ज़ के अलावा भी। वहाँ पे कुछ लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, पता नहीं क्या लोगों की साइकोलॉजी है। उस मुसलसल इस बैठने से भी, कमोड पे या डब्ल्यूसी पे बैठने से भी प्रेशर डेवलप होता है, उसके नतीजे में भी बवासीर लाक हो सकता है। ये तो हो गए वजूहात। अब हम इसको ओवरकम कैसे करें, क्योंकि मोस्टली डरने की कोई बात नहीं है। मोस्टली जो है वो अपना बवासीर खुद ही ट्रीट हो जाता है, खुद ही मैनेज हो जाता है। जस्ट आपको लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, जिन चीज़ों से अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको थोड़ा सा ओवरकम करेंगे। लाइक अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, अब प्रेग्नेंट औरत की तो एक मजबूरी है, ठीक है जी, जब तक वो तो एक मजबूरी है। सो बाकी दूसरे जो केसेस हैं वो भी प्रेशर को रिलीज़ कर सकती हैं, क्योंकि प्रेशर को रिलीज़ इस सूरत में कर सकती हैं कि मुसलसल वो खड़ी नहीं होया करें, बैठा नहीं करें, लेट जाया करें। इस तरह अपनी पोजीशंस जो है वो दिन में 4-5 मरतबा चेंज करती रहें, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उसको भी चांस होगा कि उसको भी ना होने के चांस होंगे, ठीक है। फिर जिस तरह मैंने कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का बताया, तो पहली फुर्सत में जिन लोगों को भी कब्ज़ है तो वो ज़्यादा वनरेबल हैं। पहली फुर्सत में अपनी कॉन्स्टिपेशन का इलाज कराएं, कब्ज़ का इलाज कराएं। घर में क्या इलाज इसका, पानी अगर कम पी रहे हैं तो पानी ज़्यादा पिए। फिर सब्जियां खाएं, फाइबर्स वाली चीज़ें खाएं जो आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर करें। अगर नहीं तो फिर लैक्सेटिव, फिर आपको मालिश के पास जाना पड़ेगा। फिर आपको कब्ज़ दूर करने की इलाज के साथ साथ आपको हिफाजती तदाबीरें भी वो गाइड कर रहा होता है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना आपका मालिज आपको बेहतर गाइड करता रहता है। फिर आपको मालिज के पास जाना पड़ेगा, कब्ज़ को भगाना है, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जिनको मुसलसल ज़्यादा बैठने की जवाब है, तो वो अगर उनको 1.5 से 2 घंटा हो रहा है तो अपनी पोजीशन चेंज करें, अपनी जेस्चरल एंड पोस्चरल पोजीशन चेंज करें। 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, ठीक है। अगर 4 घंटे हो गए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जाके लेट जाएं। इससे क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है, सर्कुलेशन का भाव जो होता है वो नॉर्मली चलता है, और टिश्यूज के ऊपर दबाव नहीं पड़ता, टिश्यूज कमज़ोर नहीं पड़ते। जो खड़े होने की जगह है वो भी 2 घंटे के बाद 5 मिनट जाके बैठ जाया करें। जिनका मोटापा है, अपनी ओपेसिटी का, अपनी मोटापे का सबसे पहले वो BMI बॉडी मास इंडेक्स से स्कोर कराएं, अपनी मालिश के पास जाएं। उसके बाद कैलकुलेशन होगी कि वाकई वो मोटापे के अंदर आ रहे नहीं आ रहे, तो फिर वो अपना मोटापा अपना कम कर सकते हैं, डाइट के थ्रू भी और ट्रीटमेंट के थ्रू भी, ठीक है जी। ये चीज़ें अगर आप इन पे अमल करेंगे तो कम हो सकता है। फिर अगर किसी को घर में ही टोटका करना है तो वो कोल्ड स्पंज भी कर सकता है, ठीक है जी। ठंडे ठंडे स्पंज भी लगा सकता है, उससे भी फ़ायदा होता है। कुछ केसेस में पानी में हल्का सा नीम गर्म पानी में भी एक जैसे टब टाइप में 2-2.5-3 इंच तक भर के उसमें भी 10 से 15 मिनट डेली अगर कोई बैठेगा तो उससे भी वज़ूक़ात फ़ायदा होता है, ठीक है। ये तो हो गए टोटके। जो मेन चीज़ है कि इसको अगर उनके बावजूद भी अगर ये हल नहीं होता, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि ओबियसली आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा, जनरल सर्जन के पास जाना पड़ेगा इसके। और कुछ शॉर्ट टर्म भी मेथड्स हैं, बाज़ात अंदर जो है वो रिंग्स लगाते हैं, खास करके अगर एक्सटर्नल बवासीर है तो उसमें रिंग लगता है, या प्रोलेप्स अगर अगर बवासीर की जो रगें हैं जो इफेक्टेड हैं वो लटक रही हैं, तो अगर एनएस के अंदर है तो फिर उसको सर्जन बाज़ात क्या करता है कि रबड़ की रिंग लगाता है। उसकी प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो अगले हिस्से जो डैमेज हो चुके हैं, जो कमज़ोर हो चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उधर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वो
खुद ही वक्त के साथ छटकना शुरू हो जाते हैं और वहीं पे वो पेक हो जाता है। मगर वो उसी, ये नहीं कि भाई मैंने तो इलाज करा लिया और आपकी जिस तरह की मैंने हैबिट्स बताई कि आप पानी भी नहीं पी रहे और फाइबर का फूड भी नहीं खा रहे और आप वही अपनी जो है रूटीन जारी रखे हुए आ रहे हैं, तो फिर दोबारा रिकरेंस होने का चांस होता है, दोबारा हो जाता है। अक्सर होता भी है रिकरेंसेस का। तो उनकी पस मंज़र में वजूहत यही है। अच्छा जी, फिर जो एक्सटर्नल के बाद जिस तरह मैंने बताया प्रोलेप्स बवासीर में, जिसमें बाहर जिस तरह मैंने कहा कि महसूस होता है, फिर उसमें छोटे छोटे रिंग्स भी सर्जन लगाता है, एक एक को भी रिंग लगा के उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ये हो गया एक टेक्निकल मेथड। बाज़ात कॉम्प्लिकेटेड होता है और इससे वो मसला सर्जन बेहतर डिसीजन करता है कि नहीं इससे ये सॉर्ट आउट नहीं होगा, तो देन फिर वो सर्जरी करता है। सर्जरी के बाद फिर ये मोस्टली दोबारा नहीं होता प्रॉब्लम, मगर वही अपनी हैबिट्स आपने नॉर्मल करनी जिस तरह मैंने गाइड की है। ठीक है जी, ये तो हो गया बवासीर। मगर ज़रूरी नहीं है कि जब आप वॉशरूम जा रहे हैं और आप सफाई कर रहे हैं, स्टूल की सफाई कर रहे हैं, जब वॉश आउट हो रहे हैं, आप वाइप आउट कर रहे हैं, आप अपने आप को साफ कर रहे हैं, पाक कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ब्लड जो है वो अगर आ रही है तो वो आप उसको लिंक करें, बवासीर ही हो सकता है। इसको अगर ये लंबा चल रहा है तो इसको एक्सक्लूड करना ज़रूरी है, रूल आउट करना ज़रूरी है। आपको अपने मॉलिज के पास अगर डायग्नोस नहीं हो रहा तो जाना ज़रूरी है फिर भी। क्यों? कि इट माइट बी, ये हो सकता है कि कोलन कैंसर हो, खुदा न खास्ता बड़ी आंत का हो सकता है कैंसर हो, या मैदे के अंदर कोई क्रॉनिक अल्सर हो, क्योंकि क्रॉनिक अल्सर में भी, ठीक है, क्रॉनिक अल्सर में भी ब्लीडिंग होती है। पता चले कि ब्लीडिंग जो है वो मैदे से आ रही है या बड़ी आंत से आ रही है और हम उसको बवासीर के खाते में डाल रहे हों कि ये नहीं रेक्टम में बवासीर है या एनस के ऊपर एक्सटर्नल बवासीर है। तो इसलिए इसको एक्सक्लूड करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही सुपर कॉमन टॉपिक है, तमाम व्यूअर्स को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बावजूद भी कोई क्वेरी वगैरह है, कोई सवाल है, आप बिल्कुल मेरे पेज पे आप लिखें, मैं इंशाल्लाह ताला उसके अकॉर्डिंगली उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा विद इन 24 आवर्स। अपने मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासर रहे। थैंक यू सो मच।